अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में आज बात करेंगे, पड़ोसियों को हिंदुस्तानी प्रलय का डर सताने लगा है क्योंकि 500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल का 2 सफल परीक्षण हो चुके हैं। डिटेल्स इसकी देंगे। बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन का शुभारंभ हो चुका है, भगवान शिव के चट्टानी रूप के दर्शन हो रहे हैं और पग-पग पर मॉनसून के फसाने। अस्त व्यस्त शहर कस्बों को समेटने की मुहिम। चलिए सबसे पहले बात प्रलय की कर लेते हैं, जो कि दुश्मन और कुछ पड़ोसियों से निपटने से पहले अपना दीदार करवा चुकी है। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 28 और 29 जुलाई को लगातार उसके 2 सफल परीक्षण किए। सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय की मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के करीब है। आसानी से लॉन्च होना और तेजी से अपनी जगह बदलना इसकी एक और बड़ी खासियत है और यही वजह है कि देश के दुश्मनों की बेचैनी बढ़ गई है। हिंदुस्तान की सरहदों की तरफ आंख उठाने वाले अब खौफ में आ गए हैं। ये उड़ान दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, जो पहले ही मिसाइल तकनीक के मामले में भारत से काफी पीछे छूट चुके हैं। पर अब प्रलय मिसाइल के इस टेक ऑफ से चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों का डर जाना लाजमी है। भारत ने अपने स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के लगातार 2 सफल टेस्ट फ्लाइट यानी सफल परीक्षण किए हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय ने इस अग्नि परीक्षा में डीआरडीओ को निराश नहीं किया। सैन्य संघर्ष या युद्ध की स्थिति में 500 से 1000 तक पेलोड क्षमता वाली प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इस तरह ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने में अपना योगदान निभाने के लिए तैयार है। देश की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय के 2 सफल परीक्षण करके डीआरडीओ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस वक्त जब देश और दुनिया में लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण कई मायनों में सेना के लिए एक बड़ी सफलता है। अगर इसकी खासियत की बात की जाए तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जो 150 से 500 किलोमीटर तक के किसी भी कई तरह के टारगेट को निशाना बना सकती है। इसके साथ ही ये कई तरह के वॉरहेड, चाहे न्यूक्लियर वॉरहेड की बात की जाए, उसे भी ले जाने में सक्षम है। तेज रफ्तार सटीक प्रहार, पल भर में दुश्मन के खेमे में प्रलय मचाने वाली यह शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भारत में मिसाइल तकनीक के नए युग का आरंभ है। डीआरडीओ ने युद्ध के मैदान में भारतीय सेना और वायुसेना की जरूरतों को देखकर इसको बनाया है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम तक का पारंपरिक वारहेड ले जा सकती है। ये कन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर हथियार ले जाने में भी सक्षम है। युद्ध की स्थिति या दुश्मन देश के साथ सैन्य संघर्ष के दौरान कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयरबेस जैसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर सटीक हमला कर सकती है। इसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर लगा है जो इसे तेजी से लॉन्च करने की क्षमता देता है। साथ ही एडवांस नेविगेशन और एवियोनिक्स सिस्टम की मदद से यह मिसाइल बीच उड़ान में अपनी ट्रेजेक्टरी को ठीक कर सकती है, जिससे इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। इसे हाई मोबिलिटी व्हीकल पर ट्विन लॉन्चर के साथ लगाया जा सकता है, जो इसे संवेदनशील सीमाओं पर तेजी से तैनात करने में मदद करता है। मिसाइल को 10 मिनट से भी कम समय में लॉन्च किया जा सकता है, जो सीमा पर तनाव के वक्त बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इसकी रफ्तार 1 से 1.6 मैक के करीब है। यानी स्वदेशी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय दुश्मन के किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को भी चुनौती दे सकती है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रलय। ये क्वाइजी बैलिस्टिक मिसाइल है और रेंज कहिए तो 500 किलोमीटर की रेंज में ये बनाया गया है। सॉलिड प्रोपेलेंट है, रॉकेट मोटर इसमें, और काफ़ी स्पीड है इसकी। 6 माक की स्पीड है, साउंड से 6 गुना स्पीड से चलेगी और 1000 किलो का ये वॉरहेड, 2000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है और सटीक निशाना 10 मीटर तक की एक्यूरेसी है इसकी।
जो एरर है इसकी, तो 10 मीटर के अंदर ही ये मार करके और उतना एक्यूरेट मार करती है। तो अटैक जो एक्यूरेसी हुई, स्पीड हुआ, और ये पृथ्वी जो कैनिस्टर जो हमने इस मिसाइल सिस्टम बनाई थी, तो कैनिस्टर से इसको मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल की मौजूदगी से LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजबूत स्थिति बनेगी। DRDO की इस योद्धा की वजह से देश की सरहदों का सुरक्षा चक्र और मजबूत होगा, जिसके चलते कोई भी शत्रु भारत की सीमा को लांघने से पहले 100 बार सोचेगा। आने वाले समय में ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सेना की ऐसी ताकत बन जाएगी जिसके बाद कोई भी दुश्मन देश हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब GNT पर हम आपको अमरनाथ तीर्थ यात्रा का हर अपडेट सबसे पहले, क्योंकि देते आ रहे हैं, तो सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन भी हमने आपको कराए। अब बारी बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन की है। बूढ़ा अमरनाथ भगवान शिव का धाम है और ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। पौराणिक कथाओं में अमरनाथ के साथ और बूढ़ा अमरनाथ का भी जिक्र आता है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए पुंछ पहुंचा। यहाँ श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। हर हर महादेव के जय घोष से महादेव का ये धाम गूंज उठा। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा महत्व है। मान्यता ये है कि जो अमरनाथ नहीं जा पाते, अगर वो बूढ़ा अमरनाथ जाके दर्शन पूजन कर लेते हैं तो फिर उन्हें अमरनाथ जैसा पुण्य फल प्राप्त होता है। जम्मू कश्मीर में दो तीर्थ यात्राओं की रौनक है। एक तरफ 3 जुलाई से पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है, वहीं बूढ़ा अमरनाथ तीर्थ यात्रा का भी जबरदस्त उत्साह है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ को बुढ़ा अमरनाथ भी कहा जाता है। दोनों तीर्थ यात्राओं में भक्तों को महादेव के दर्शन होते हैं। पुंछ में बूढ़ा अमरनाथ भक्तों को प्राकृतिक सफेद चकमक पत्थर के शिवलिंग रूप में दर्शन देते हैं। वहीं अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी हिमलिंग के रूप में दर्शन देते हैं। भगवान शिव के दोनों धामों का संबंध एक दूसरे से है। बूढ़ा अमरनाथ को चट्टानी अमरनाथ के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता यह है कि भगवान शिव ने अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को जो अमरता की कथा सुनाई थी, उसकी शुरुआत बूढ़ा अमरनाथ से ही हुई थी। सबसे पहले जो है आप सबका जो है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ में हार्दिक अभिनंदन है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो है आपकी मनोकामना को पूर्ण करे। तो ये जो स्थान है श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी, स्थान जो है स्वयं प्रज्ञा स्वयंभू है। ये कहा जाता है आज का नहीं है, ये सतयुग के समय का है। सतयुग में जो है भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को जो है अमर कथा सुनानी यहाँ से शुरू की और खत्म जाके जो है बर्फानी अमरनाथ को ही। जम्मू से करीब 235 किलोमीटर दूर पुंछ घाटी के राजपुरा मंडी इलाके में बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर है। यहाँ हर साल आस्था और श्रद्धा का महाकुंभ लगता है। इस साल 27 जुलाई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस दिन जम्मू से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था रवाना हुआ। हमारी तरफ से सिक्योरिटी के सारे इंतजाम किए गए हैं। जिस तरीके से आप जोश देख रहे हैं पूरे पुंछ वासियों का, पुंछ के बाशिंदों का, लोगों का, वो आपके सामने है। और हम अब जो जत्था पहुंचने वाला है उसका वेलकम करेंगे और हम सब लोगों को कहेंगे और अपील करेंगे कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। हम सारी सिविल इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया, यहाँ की सिविल सोसाइटी, सारी सेक्शंस के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं ताकि यात्रा का वो स्वागत कर सकें। और जो हमारी पूरी उम्मीद है कि जो आने वाले दिनों में, अगले 7-8 दिनों में यात्रा बहुत अच्छे तरीके से चलेगी और हम यहाँ पे श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। आज जम्मू से करीब 1000 यात्रियों का पहला जत्था बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के लिए पुंछ पहुंचा तो उत्सव का माहौल बन गया। श्रद्धालुओं के स्वागत में जैसे पूरा पुंछ शहर उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़े बजाकर और माला पहनाकर श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया गया। कहा जाता है कि जो अमरनाथ नहीं जा पाता, अगर वो बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन पूजन कर ले तो उसे अमरनाथ यात्रा जैसा ही पुण्य प्राप्त होता है। त्रेता युग में जो रावण के दादाजी थे प्लस ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तप किया है। द्वापर में जो है पांडवों ने यहाँ पूजा अर्चना की है। और कल युग में आज से 2500 साल पहले की कथा है, क्योंकि 1947 से पहले पुंछ एक राज्य था
इस राज्य की जो महारानी चंद्रिका थी उसको भगवान भोलेनाथ जी ने यहाँ एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया था। तो रानी ने कहा था कि आपने जो है मेरे को कलयुग में एक बूढ़े महात्मा के रूप में दर्शन दिया है, इसलिए कलयुग में जो आपका नाम बूढ़ा अमरनाथ जी होगा। तो भगवान ने को वर दिया था कि जो कोई बूढ़ा होगा, बीमार होगा, किसी कारणवश अपने जीवन काल में जो है भगवान अमरनाथ जी के दर्शन नहीं कर पाएगा, वह बूढ़ा अमरनाथ जी के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। बूढ़ा अमरनाथ का मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना ही अलौकिक भी। दूसरे शिव मंदिरों से अलग इस मंदिर की 4 दीवारी पर लकड़ी के काम की नक्काशी है जो सदियों पुरानी बताई जाती है। मंदिर के पास पुलत से नदी बहती है। श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन पूजन से पहले इसमें स्नान करते हैं। जम्मू से लेकर पुंछ तक पूरे रास्ते में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह लंगर लगाए गए हैं और ठहरने का इंतजाम भी है। प्रशासन ने यात्रा को निर्बाध और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ स्वास्थ्य, परिवहन और जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ये भारत की एकता, अखंडता और विविधता में एकता का प्रतीक है। बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 7 अगस्त तक जारी रहेगी। पुंछ से राही कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट विद न्यूज़ टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं हौसले और जज्बे की तस्वीरें। देश के ज्यादातर हिस्सों में इस वक्त मानसून की जोरदार बारिश हो रही है। नदी नाले उफान पर हैं और कई जगह लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं। हिमाचल की मंडी में फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान मुसीबत में फंसे लोगों के लिए देवदूत बनकर आए हैं। सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर बचाव के काम में जुटी हुई हैं। राजस्थान और हिमाचल में बाढ़ और फ्लैश फ्लड में कई लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बचाया गया। बाढ़, बारिश और फ्लैश फ्लड के बीच राहत और बचाव का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक मुसीबत में फंसे लोगों को बचाया गया है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की मंडी की, जहां जेल रोड और उसके आसपास के इलाकों में दिन भर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी रहा। मंडी में लगातार बारिश और 2 जगह बादल फटने से लोग घरों में फंस गए और रास्ता मलबे से भर गया। स्थानीय प्रशासन के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान दिन भर राहत बचाव कार्य में जुटे रहे। बीती रात को जो है 3 और 4 बजे जो फ्लैश फ्लड आया है उसमें जो है भारी मात्रा में यहाँ पे मलबा आया है और मौके पर जो है मशीनरी तैनात है। उसके माध्यम से जो है इस सड़क को जो है खोलने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अगर किसी को हॉस्पिटल लाया जा सके तो कम से कम जो है रोड जो है सुचारू रूप से हो। हालांकि जो है अभी भी जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है और जो है जिला प्रशासन लगातार लोगों से जो है अपील कर रहा है कि जो लोग नदी नालों के पास रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं या फिर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जो है जिला प्रशासन की ओर से जो है पहुंचाया जा रहा है। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। फ्लैश फ्लड की घटना के तुरंत बाद राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि इस भारी बारिश में सुरक्षित रहें। अपने घरों का जो सामान है, जो नाले के किनारे घर बने हुए हैं, हमने पहले भी चेतावनी दी थी कि जो नदी नाले के किनारे जो लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं या किसी प्रकार से मजबूरी में रह रहे हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि तुरंत जो है अभी भी उन स्थानों को छोड़ दें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावितों तक राहत पहुंचाई जा रही है। लगातार बारिश को देखते हुए सीएम ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। हमने स्थिति पर नजर रखी है। जिला अध्यक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।
और जो जहाँ तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया। फ्लैश फ्लड की घटनाओं से सबक लेते हुए हिमाचल सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी भवनों का निर्माण नदी नालों के नजदीक नहीं किया जाएगा। इसके लिए नियम भी तय होंगे। राजस्थान के पाली की तस्वीरें, जहां पर नदी में सैलाब आने की वजह से ट्रैक्टर पानी में फंसकर पलट गया। इस ट्रैक्टर को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें राजस्थान के बूंदी जिले की हैं। यहाँ डाबी बरड़ इलाके में भारी बारिश से एरू नदी उफान पर है। जलस्तर अचानक बढ़ने से 7 लोग नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और गांव वाले पहुंचे। फिर इसकी जानकारी फ्लड कंट्रोल रूम में दी गई। इसके बाद मौके पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम पहुंची। फिर नाव की मदद से सभी 7 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। चीन में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जहां बीजिंग और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। इससे नदी के आसपास के रिहायशी इलाके प्रभावित हुए। स्थानीय प्रशासन के साथ सेना और जवान भी लोगों को बचाने के काम में जुट गए। मंडी से धर्मवीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज नाग पंचमी है। भोलेनाथ की आराधना के पावन महीने में सोमवार के दिन नाग देवता की उपासना का शुभ संयोग है। आज देश के कई हिस्सों में धूमधाम से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भविष्य पुराण के पंचमी कल्प के मुताबिक नाग पंचमी नाग देवता को समर्पित त्योहार है। ऐसी मान्यता है कि सावन शुक्ल पंचमी तिथि को नागों को अस्तिक मुनि ने जन्मेजय के नाग यज्ञ से बचाया था, और इसी दिन अस्तिक मुनि को नागों ने वचन दिया था कि जो भी व्यक्ति सावन शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा करेगा और नागों को दूध धान का लावा अर्पित करेगा और अस्तिक मुनि का ध्यान करेगा, उसे और उसके परिवार वालों को नागों के डसने का डर नहीं रहेगा। इस तरह से हर साल सावन शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा की परंपरा शुरू हुई। हालांकि नाग पंचमी को लेकर लोगों की गहरी श्रद्धा के बीच सांपों को लेकर भी कई तरह के भ्रम हैं, जिन्हें आज दूर करते हैं। नाग पंचमी के मौके पर लोगों ने सांप को दूध पिलाने की परंपरा ही शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ऐसी मान्यता बन गई कि सांप दूध पीते हैं, जबकि सांप एक मांसाहारी जीव है जो दूध पचा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में ना तो सांप को दूध पीना पसंद है और ना ही वो उसका सेवन करते हैं। सांपों को लेकर यह भी भ्रम है कि वो बीन की धुन पर नाचते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सांपों की सुनने की शक्ति बेहद कमजोर होती है। उन्हें सिर्फ कंपन महसूस होती है और वो केवल बीन के हिलते हुए मुख को देखते हुए ही हिलते हैं। ऐसा भ्रम भी है कि सांप अपने साथी को मारने वाले की तस्वीरें अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं और बाद में बदला लेते हैं, जबकि ऐसी हकीकत में ऐसा नहीं है। सांपों की स्मरण शक्ति इंसानों जैसी नहीं होती, ऐसे में वो बदला ले ही नहीं सकते हैं। फिल्मों की वजह से ऐसी भी धारणा है कि अजगर और एनाकोंडा जैसे सांप मनुष्यों को खा जाते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ छोटे जानवरों का ही शिकार करते हैं। दुनिया में सांप की 3500 प्रजातियां हैं। इनमें से सिर्फ 600 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। नाग पंचमी को लेकर गहरी श्रद्धा के बीच प्रकृति के प्रति श्रद्धा भी जरूरी है, और प्रकृति के बनाए गए सभी जीव अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण हैं और प्रकृति के संतुलन में योगदान देते हैं। आज से 16 साल पहले हॉलीवुड फिल्म अवतार ने भाषा और देश के परे जाकर पूरी दुनिया में डंका बजाया था। साइंस फिक्शन और कल्पना से भरी अवतार के सीक्वल अवतार 2 ने भी वर्ल्ड वाइड दर्शकों को रोमांच के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर दिया था। और अब इस सीरीज की मोस्ट अवेटेड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश यानी कि अवतार 3 ने अपनी रिलीज की आहट से रोमांच का वही दौर फिर से शुरू कर दिया है।
कुछ घंटे पहले अवतार 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और तभी से इसने वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि अवतार 3 का ट्रेलर अंग्रेजी, हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है और इसी से भारत में इस फिल्म की दीवानगी का आलम समझा जा सकता है। अगर तुम पता है मैं आपको अजीब लगती हूँ, बड़े पत्थरों के पीछे से निकलेगा, पर उसका एहसास है मुझे। हाई-फाई तकनीक और कल्पना से भरी एक ऐसी दुनिया जहां पल पल पर रोमांच है, रहस्य है। वो बहुत करीब है। पूरी दुनिया इतनी खूबसूरती से गढ़ी गई है कि आप एक बार उसमें प्रवेश करने के बाद पूरी तरह सुध-बुध खो बैठते हैं। जबरदस्त। तिलिस्म का मायाजाल इतनी बारीकी से रचा गया है कि उसमें से निकलना आसान नहीं। हम तुम्हारी जंग अपने दर तक नहीं आने देंगे। जेम्स कैमरून की बनाई गई ये सुपरनैचुरल दुनिया एक नए रंग रूप में दस्तक देने को फिर तैयार है। अवतार सीरीज की तीसरी किश्त अवतार फायर एंड ऐश इस बार एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रही है। मॉडर्न साइंस फिक्शन से लैस इस फिल्म में वॉर के हैरत अंगेज सीन्स आपको जो रोमांच की पराकाष्ठा पर ले जाएंगे। ऐसे जबरदस्त विजुअल दिखाई देंगे जो स्क्रीन पर आग लगा देंगे। रफ्तार और रोमांच से भरी फिल्म अवतार और उसके सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर ने पूरी दुनिया के दर्शकों को जिस कदर दीवाना बनाया था, इसकी तीसरी किश्त अवतार फायर एंड ऐश दीवानगी का वैसा ही आलम पैदा करने के लिए तैयार है। अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। ट्रेलर से फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसमें पेंडोरा की दुनिया का एक नया खतरनाक चैप्टर शुरू होता दिख रहा है। इस बार कहानी में ऐश पीपल नाम का एक रहस्यमय ग्रुप शामिल हुआ है। ट्रेलर में जैक सूरी और उसका परिवार मैटकाइना कबीले के साथ मिलकर वॉरंग और उसकी सेना से लड़ते नजर आते हैं। खास बात यह है कि अब वॉरंग ने क्वारिज यानी स्टीफन लैंग्स से हाथ मिला लिया है। ट्रेलर की सबसे चौंकाने वाली झलक ये है कि वॉरंग के पास आग को कंट्रोल करने की शक्ति है। उसकी ताकत से पेंडोरा के हरे भरे जंगल जलते हुए दिखाई देते हैं, जो फिल्म में आने वाले खतरों की झलक देते हैं। 3D तकनीक और शानदार VFX से भरे ये नज़ारे ऐसा एहसास कराते हैं जो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में हो और हमें एकदम रियल होने और अपनी ताजगी का सबूत देने एकदम सामने आ गए हो। अवतार फायर एंड ऐश की शूटिंग 25 सितंबर 2017 को न्यूजीलैंड में अवतार द वे ऑफ वाटर के साथ शुरू हुई थी। करीब 3 साल की शूटिंग के बाद दिसंबर 2020 के आखिर में फिल्म पूरी हुई। फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज 9 बार टल चुकी है। इसमें सबसे लेटेस्ट तारीख 9 अगस्त 2024 की थी। अब ये 19 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। इसके अलावा 2 और पार्ट अवतार 4 और अवतार 5 की मेकिंग अलग अलग फेज में है और 2029 और 31 में रिलीज होने की उम्मीद है। अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर अंग्रेजी, हिंदी समेत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवतार 3 में करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 2009 में आई अवतार ने $2.97 बिलियन यानी करीबन 25,000 करोड़ रुपए की कमाई की थी। 2022 में अवतार के सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर यानी अवतार 2 ने $2.3 बिलियन यानी करीब 20,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था।
अब अवतार फायर एंड ऐश यानी अवतार 3 दुनिया भर के दर्शकों को रोमांचित करने के लिए एक बार फिर तैयार है। फिल्म वर्ल्ड वाइड 9 दिसंबर को रिलीज होगी। अब देखना है कि रोमांच और रकम यानी कलेक्शन के पायदान पर अवतार 3 पहले 2 पार्ट से आगे निकलती है या नहीं। हमारे बच्चे नहीं स्पाइडर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुन रहे गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।